नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ये आज हमारी पहली वीडियो है। यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ, और साथ में बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। जो भी दोस्त सेंटर भर्ती जैसे यूपीएससी, सीजीएल, एसएससी, जीडी, बैंक या फिर सीटेट की तैयारी कर रहे हैं और जो विद्यार्थी शून्य से शुरू करने वाले हैं, उनके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। जो दोस्त पहले से ही तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि वीडियो के लास्ट में हम नोट्स की फ़ोटो को ऐड करेंगे जिसका आप स्क्रीनशॉट लेकर अपने नोट्स तैयार कर सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखें। तो चलो दोस्तों, हम आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। इतिहास किसे कहते हैं? अतीत में घटित होने वाली घटनाओं के विवरण को हम इतिहास कहते हैं। इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहा जाता है। इनको इतिहास का जनक इसलिए कहा जाता है कि सर्वप्रथम हिस्ट्री शब्द का जो प्रयोग किया था वह हेरोडोटस ने किया था, जिसके कारण इन्हें इतिहास का जनक कहा जाता है। इतिहास को हम 3 भागों में बांटते हैं। पहला भाग है प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरे भाग को हम कहते हैं अध ऐतिहासिक काल, और तीसरे भाग को हम कहते हैं ऐतिहासिक काल। अब हम इसमें से पहले काल को लेते हैं, जिसे हम जानते हैं प्राग ऐतिहासिक काल के नाम से। प्राग ऐतिहासिक काल की मुख्य विशेषता क्या है? इस काल के जो मनुष्य था वह लिपि व लेखन कला से बिल्कुल अपरिचित था, अर्थात हमें इस काल का कोई भी लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं होता है, बल्कि हमें जो भी साक्ष्य प्राप्त होते हैं वे उपकरण या फिर अन्य अस्त्र शस्त्रों से हमें प्राप्त होते हैं। इस काल की जो भी जानकारी प्राप्त होती है, इस काल को हम फिर से 2 भागों में बांटकर अध्ययन करते हैं। पहला भाग है पाषाण काल, दूसरे भाग को कहते हैं हम ताम्रकाल। पाषाण काल का जो टाइम पीरियड है वह है अज्ञात से 3500 ईसा पूर्व का जो समय है वो कहलाता है पाषाण काल। उसके बाद में आता है ताम्रकाल। यह 3500 से 2500 ईसा पूर्व का जो समय है वो कहलाता है ताम्र पाषाण काल। दोस्तों, अब आता है हम अध ऐतिहासिक काल में। इस काल की मुख्य विशेषता यह है कि इस वक्त मनुष्य लिपि और लेखन कला से परिचित तो था, अर्थात हमें इस काल के लिखित साक्ष्य प्राप्त होते हैं, लेकिन अभी तक हम उनको पढ़ने में सफलता प्राप्त नहीं कर पाए हैं। इस काल को अध ऐतिहासिक काल कहते हैं। अब अध ऐतिहासिक काल को भी हम 2 भागों में बांटकर अध्ययन करते हैं। पहला भाग है सिंधु घाटी सभ्यता। इसका टाइम पीरियड है 2500 से 1500 ईसा पूर्व का दोस्तों, और उसके बाद में आती है हमारी वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता का जो टाइम पीरियड है वह 1500 से 600 ईसा पूर्व का जो टाइम है वो है वैदिक सभ्यता का। अब दोस्तों हम बात करते हैं ऐतिहासिक काल की। ऐतिहासिक काल में मुख्य विशेषता ये है कि इस काल का हमें मनुष्य लेखन कला और लिपि से परिचित था। हमें इस काल के लिखित साक्ष्य मिलते हैं और हम उनको पढ़ने में भी सफलता प्राप्त कर ली है। तो दोस्तों, इस ऐतिहासिक काल को हम फिर से 3 भागों में विभाजित करते हैं, जिसमें पहला भाग है प्राचीन भारत का इतिहास, दूसरा है मध्यकालीन भारत का इतिहास, और तीसरा है हमारा आधुनिक भारत का इतिहास। अब प्राचीन भारत के इतिहास में का जो टाइम पीरियड है वो टाइम है 650 से 712 ईस्वी का जो समय है वो कहलाता हमारा प्राचीन भारत का इतिहास। अब इस प्राचीन भारत के इतिहास में देखो हम क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं जैन धर्म को, यानी जब महावीर स्वामी का जन्म हुआ था 599 ईस्वी से लेकर 527 ईस्वी का जो काल है वो जैन धर्म का काल था। उसके बाद में आता है हमारा बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म का जो टाइम पीरियड है वह 563 से 483 ईस्वी का जो समय है वो बौद्ध धर्म का है। इसके बाद में दोस्तों हमारा आता है महाजनपद काल। अब महाजनपद काल में भारत में कुल 16 जनपदों का उल्लेख हुआ है, जिनमें सबसे जो
शक्तिशाली जनपद था उसका नाम था मगध साम्राज्य। तो दोस्तों धीरे धीरे मगध साम्राज्य का मुख्य केंद्र बन चुका था, जिसमें सबसे पहले जो वंश आया था मगध साम्राज्य में वो था हर्षक वंश। अब हर्षक वंश का जो टाइम पीरियड है वह 545 से 412 ईसा पूर्व का जो समय है वो है हर्षक वंश का। अब हर्षक वंश में हम किस किस शासक को पढ़ेंगे, उसमें है बिंबिसार है, अजातशत्रु है और उदयी। इन 3 मुख्य शासकों को हम डिटेल में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद में आता है हमारा शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश का जो टाइम पीरियड है वह है 413 से 345 ईसा पूर्व का जो समय है वो किस वंश का है, शिशुनाग वंश का। ठीक है दोस्तों। अब शिशुनाग वंश के बाद में शिशुनाग वंश में हम पढ़ेंगे शिशुनाग को और कालाशोक को। फिर शिशुनाग वंश का शासन समाप्त होने के बाद में आता है हमारा नंदवंश। नंदवंश का जो टाइम पीरियड है दोस्तों वह है 344 से 321 ईसा पूर्व का जो टाइम है वह नंदवंश का है। मगध साम्राज्य में जो शासन कर रहा था वो कौन सा वंश था, नंदवंश। अब नंदवंश के अंतिम शासक हैं घनानंद, उनको मारकर मौर्य वंश की स्थापना करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य, और मौर्य वंश की स्थापना करते हैं। इसका टाइम पीरियड क्या है, 321 से 187 ईसा पूर्व का जो टाइम है वो हमारा मौर्य वंश कहलाता है। अब मौर्य वंश में हम पढ़ते हैं बिंदुसार को, चंद्रगुप्त को, अशोक को और अंतिम शासक हैं इनके ब्रह्मदत्त। अब हम क्या करते हैं, इस जब मौर्य वंश का पतन हो जाता है उसके बाद में उस काल को कहा जाता है मौर्योत्तर युग या मौर्योत्तर काल। अब मौर्योत्तर काल के बाद में हम इतिहास को 2 भागों में बांटकर पढ़ते हैं दोस्तों। तो उसमें 2 भागों में जो हमारा पहला भाग है वो है विदेशी वंश, यानी जैसे जैसे मौर्य वंश समाप्त होता है तो हमारे भारत छोटे छोटे राज्यों में बिखर जाता है और हमारे ऊपर विदेशी आक्रमण होने लगते हैं। तो जो आक्रमण होते हैं उनमें सबसे पहले जो भारी आक्रमण हुआ था वो थे यूनानी, या इन्हें इंडो ग्रीक भी कहते हैं। इसके बाद में शक आए थे, उसके बाद में पार्थियन आए थे और उसके बाद में कुषाण वंश आए थे। अब दोस्तों इधर जो हमारा मगध साम्राज्य है उसमें मौर्य वंश को खत्म करके शंगु वंश की स्थापना होती है और इसका शासनकाल होता है 187 से 73 ईसा पूर्व का टाइम। फिर शंगु वंश को खत्म करके कण्व वंश की स्थापना होती है और इसका शासनकाल है 72 से 28 ईसा पूर्व का जो समय है वह है कण्व वंश का। अब यहाँ पर हम देखेंगे ये सातवाहन जो वंश है ये कण्व वंश को हराकर मगध पर अधिकार कर लेता है 2800 ईसा पूर्व में, और फिर धीरे धीरे इस सातवाहन को भी हटाकर कुषाण वंश अपनी नींव रखता है। और कुषाण वंश का जो टाइम पीरियड है वह 30 से 375 ईसा पूर्व का। और जब कुषाण भारत के उत्तर में राज कर रहे थे उस वक्त दक्षिणी भारत में चेर, चोल और पांडे ये तीनों वंश साथ में शासन करते थे और इस काल को कहा जाता है संगम काल। यानी तमिल भाषा में जो भी एक संगम संगति बना दी गई थी और तमिल भाषा में जो भी साहित्य की रचना होती थी उसकी अनुमति लेनी होती थी, इसलिए इस काल को कहा जाता है संगम काल। उसके बाद में कुषाण आए और कुषाण के बाद में हम पढ़ेंगे गुप्त काल को। गुप्त काल का टाइम पीरियड है 319 से 467 ईसा पूर्व का। लेकिन कुषाण और गुप्त काल यानी इनके बीच का जो टाइम था वह अंधकार में युग कहलाता है। ठीक है दोस्तों। इसके बाद में हमारा आता है पुष्यभूति वंश या फिर वर्धन वंश, जिसमें हर्षवर्धन मुख्य शासक हुए हैं और इनका टाइम पीरियड है 550 से 647 ईस्वी का। इसके बाद में हम दोस्तों अध्ययन करते हैं मध्यकाल भारत में आते हैं। जैसे ही हर्षवर्धन का काल समाप्त होता है भारत फिर से छोटे छोटे राज्यों में बिखर जाता है और उसके बाद में अनेक वंश भारत में जन्म लेते हैं और इस काल को कहा जाता है 8वीं से लेकर 12वीं शताब्दी के काल को कहा जाता है राजपूत काल। अब राजपूत काल में हम इसको 2 भागों में डिवाइड करके अध्ययन करेंगे, उत्तर भारत के वंश और दक्षिण भारत के वंश। उत्तर भारत में जो मुख्य मुख्य वंश हुए हैं वो कौन कौन से हैं, गुर्जर प्रतिहार वंश, पाल वंश, परमार वंश और चौहान वंश।
और इधर दक्षिणी भारत में हम देखेंगे दक्कन का जो पठार है वहाँ पर चालुक्य, राष्ट्रकूट और पल्लव वंश का अध्ययन करेंगे। और जो दक्षिणी भाग है, दक्षिणी भारत है, उसमें हम चेर, चोल और पांड्य वंश का विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों उत्तर भारत में चौहानों का शासन पृथ्वीराज चौहान के बारे में पढ़ेंगे। और पृथ्वीराज चौहान के बाद जब यहाँ पर गुलाम वंश की स्थापना होती है तब संतलत काल की शुरुआत होती है। तो उसके बाद में हम भारतीय इतिहास में देखते हैं संतलत काल शुरू होता है। और संतलत काल के बाद में जब बाबर भारत पर आता है, आक्रमण करता है और मुगल वंश की स्थापना करता है, तो उसके बाद में मुगलों बाबर के से लेकर ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना तक हम मुगल साम्राज्य का अध्ययन करते हैं भारतीय इतिहास में। और दोस्तों फिर आता है हमारा आधुनिक भारत का इतिहास, जो आता है 18वीं शताब्दी से लेकर अब तक का जो हमारा टाइम है वह कहलाता है आधुनिक भारत का इतिहास। अब आधुनिक भारत के इतिहास में हम किस किस चीज़ का अध्ययन करते हैं? मुगल साम्राज्य का विघटन, यानी मुगल साम्राज्य टूटने लगा। इस जैसे छोटे छोटे राज्य बन चुके थे, मराठा, उधर बंगाल के नवाब और कर्नाटक के शासक और मैसूर के शासक। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में आता है यूरोपीय कंपनियों का आगमन। तो हमारे भारत में सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, उसके बाद में डच और उसके बाद में अंग्रेज और सबसे अंत में आए थे फ्रांसीसी। फिर उसके बाद का जो टाइम आता है वह आता है समाज सुधारक, जिसमें हम दयाराम सरस्वती, राजा राम मोहन राय और स्वामी विवेकानंद के बारे में पढ़ेंगे डिटेल से। फिर हमारे भारत में धीरे धीरे लोगों में जागृति पैदा होती है और 1857 की क्रांति होती है, उसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। 1857 की क्रांति के बाद में कांग्रेस की स्थापना होने के कारण हमारे देश में राष्ट्रीय आंदोलन शुरू हुए और उसके बारे में महात्मा गांधी युग आया, उसके बारे में भी हम दोस्तों आगे विस्तार से पढ़ेंगे। और सबसे लास्ट में हम पढ़ेंगे स्वतंत्रता के बाद की जो भारत का एकीकरण की जो प्रक्रिया है उसके बारे में, और भारत आज़ादी से लेकर वर्तमान तक का उस चीज़ का हम डिटेल से अध्ययन करेंगे दोस्तों। यदि दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको अपने दोस्तों में लाइक और शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।